हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर काजल मांगोकिया, गायनेकोलॉजिस्ट, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट फ्रॉम ऑर्किड हॉस्पिटल एंड आईवीएफ सेंटर सूरत। नमस्कार, आपका स्वागत है ऑर्किड पेशेंट्स अवेयरनेस सीरीज़ में। और आज जिस टॉपिक के बारे में मैं बताने वाली हूँ वह है कि कॉमन कॉजेज़ क्या क्या होते हैं फीमेल फैक्टर इनफर्टिलिटी के। आइए पहले तो मैं समझाती हूँ कि फर्टिलिटी जैसे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं वह क्या क्या होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यह जो है वो यूट्रस है, यानी कि बच्चादानी है। दोनों बाजू के फेलोपियन ट्यूब्स हैं, दोनों बाजू के ओवरीज है। यहाँ पे जो है गर्भाशय का मुख यानी कि सर्विक्स है, और यह जो स्पेस है उसे वजाइना कहा जाता है। क्या क्या ऐसे रीजंस होते हैं कि जिस वजह से महिला में कुछ फैक्टर्स ऐसे रहते हैं कि जिस वजह से उसको कंसीव करने में तकलीफ आ सकती है। तो पहले मैं बताती हूँ कि इनफर्टिलिटी का मतलब क्या होता है। इनफर्टिलिटी मतलब यदि अगर कोई कपल है जो 12 महीने रेगुलर फ्रीक्वेंसी पे विदाउट एनी यूज़ ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स अगर संभोग करते हैं और उसके बाद भी अगर उनको कंसीव नहीं होता है तो उसे इनफर्टिलिटी कहा जाता है, या तो कोई तो रीज़न है जिस वजह से उनको कंसीव नहीं हो रहा है। फीमेल एंड मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी दोनों हो सकता है, एक हाथ से ताली नहीं बजने वाली है। तो आज इस वीडियो में हम फीमेल इनफर्टिलिटी के क्या क्या रीजंस होते हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। पहले मैं बताना चाहती हूँ कि ओवरीज जो है नॉर्मली प्रेगनेंसी कैसे रुकता है। यह जो ओवरी है इसमें अंडा मैच्योर होता है, वह रप्चर होता है यानी कि ओव्यूलेशन होता है, फेलोपियन ट्यूब तक जाता है एग। यह जो जगह है वजाइना, यह स्पेस है फॉर इंटरकोर्स, यहाँ पे सारे स्पर्म्स रिलीज होते हैं। यदि स्पर्म्स की मोटिलिटी और कॉन्सेंट्रेशन अगर नॉर्मल है तो वह फेलोपियन ट्यूब तक पहुँचते हैं, यहाँ से एग, यहाँ से स्पर्म्स, और फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस है जिससे एम्ब्रियो डेवलप होता है, और फिर यह एम्ब्रियो जो होता है वह बच्चादानी के अंदर इम्प्लांटेशन होती है और वहाँ पे उसका ग्रोथ होता है। पहले तो प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए एग ज़रूरी है, स्पर्म ज़रूरी है। यह जो पैसेज है जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है वह नॉर्मल होना चाहिए, और जो जगह पे वह इम्प्लांट होने वाला है वह जगह नॉर्मल हेल्दी होनी चाहिए। ओवरी में क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। ओवेरियन कॉजेज जो है ऑलमोस्ट 25% ऑफ द इनफर्टिलिटी केसेस में ओवेरियन फैक्टर्स होते हैं। और नॉर्मली जैसे हम आपको पूछते हैं कि मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री जो पूछी जाती है कि रेगुलर पीरियड्स आते हैं या तो इरेगुलर पीरियड्स आते हैं, यह हिस्ट्री बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है। जब भी आपको ऐसी हिस्ट्री पूछी जाती है तो आपको अच्छे से आपको उसका आंसर देना है। ऐसा नहीं कि याद नहीं है, या आपके जो भी मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री है उसका आपको रिकॉर्ड रखना बहुत ही आवश्यक है। ओवरीज के अंदर अगर आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर है, इट मीन्स कि ओव्यूलेशन रेगुलर इंटरवल पे हो रहा है। यदि आपके पीरियड्स इरेगुलर है तो वेरी हाई चांसेस है कि आपको एनओव्यूलेटरी साइकिल है, यानी कि ओव्यूलेशन टाइम पे नहीं हो रहा है, या तो ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है। दूसरा है कि ओवरीज जो है उसके अंदर हेल्दी एग्स होने बहुत ही आवश्यक है, एंट्रल फॉलिकल काउंट जिसे हम कहते हैं। तो यदि आपको यहाँ पे कोई इन्फेक्शन है या तो एज हो गई है, जैसे 35 प्लस की जो उम्र वाली महिला है उनको हम हाई रिस्क बोलते हैं, या तो जो हम जनरली मैसेज देते हैं कि बिफोर द एज ऑफ 30 या तो 35 आप एक प्रेगनेंसी आपकी हो जानी चाहिए। उसके पीछे भी वही रीज़न है कि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे आपकी जो ओवरीज है वह एजिंग, ओवरी का एजिंग शुरू होता है, और धीरे धीरे नंबर ऑफ एग्स जो रहते हैं उसकी संख्या कम होने लगती है। दूसरा है कि अगर आपको कोई भी एंडोक्रिनल प्रॉब्लम्स है, यानी कि थायराइड रिलेटेड है या तो प्रोलैक्टिन लेवल ज़्यादा है, डायबिटीज़ है, तो ऐसे सब समस्या की वजह से भी आपका जो ओव्यूलेशन है उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। और आगे बढ़ते हैं कि प्री मैच्योर ओवेरियन फेलियर, यानी काफ़ी बार हम देखते हैं कि बिकॉज ऑफ स्ट्रेस रिलेटेड या तो कोई इन्फेक्शन की वजह से
या तो स्मोकिंग है, अल्कोहल है, मोस्ट कॉमन इज़ ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन। तो इस सब की वजह से प्री मैच्योर ओवेरियन फेलियर होता है, यानी कि जो ओवरीज है वो समय के पहले ही मैच्योर हो जाती है। यानी कि आप सिंपल एग्जांपल ले सकते हैं कि हम सभी का जैसे जैसे उम्र बढ़ता है वैसे वैसे सफ़ेद बाल आना शुरू हो जाता है, लेकिन अगर किसी को 25 साल में सफ़ेद बाल आते हैं तो उसको हम बोलते हैं कि बहुत जल्दी आ गए हैं। तो सेम यहाँ पे भी नॉर्मली जो ओवरीज है वह काम करना धीरे धीरे 35-40 ईयर्स के बाद धीरे धीरे उसके फंक्शन कम हो जाते हैं, नंबर ऑफ फॉलिकल्स, नंबर ऑफ एग्स की मात्रा भी कम हो जाती है। लेकिन यदि अगर किसी महिला को 30 साल में या 32 साल में ही ओवरीज मैच्योर हो गई है, एजिंग हो गई है, तो उसे हम प्री मैच्योर ओवेरियन फेलियर कहते हैं। दूसरे जो रीजंस है, नेक्स्ट जो है दैट इज़ द ट्यूब्स। फेलोपियन ट्यूब में क्या क्या रीजंस हो सकते हैं कि जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी या तो बच्चा रुकने में तकलीफ आ सकती है। सो मोस्ट कॉमन जो है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, यानी कि फेलोपियन ट्यूब के अंदर यदि कोई इन्फेक्शन है, मोस्ट कॉमन जैसे मैंने बताया भारत देश में ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। जो ट्यूबल फैक्टर्स है, यह जो रीज़न है दैट इज़ ऑलमोस्ट 12% ऑफ द इनफर्टिलिटी केसेस में हम देखते हैं कि ट्यूबल फैक्टर्स रहते हैं इनफर्टिलिटी के लिए। दूसरा, जैसे मेरे पहले के जो वीडियोस है उसमें मैंने बताया है कि फेलोपियन ट्यूब जो है वो ब्लॉक हो जाती है। जैसे यहाँ पे पानी भर जाता है, कोई भी प्रकार का इन्फेक्शन है तो फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो सकती है। किसी महिला को अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी रुकता है और उनके अगर फेलोपियन ट्यूब रिमूव कर दी है तो उसकी वजह से भी ट्यूब जो है वो ट्यूब प्रेजेंट ही नहीं है तो उनको भी कंसीव करने में तकलीफ आ सकती है। चौथा जो रीज़न है कि यूट्रस के अंदर क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, तो मोस्ट कॉमन जो है कि कंजेनिटल अनोमलीज, अगर यहाँ पे कोई सेप्टम है या तो एक यूनिकॉर्नियड यूट्रस है, बाइकॉर्नियड यूट्रस है, या तो इसके अंदर कोई गांठ है जैसे फाइब्रॉइड की गांठ हो सकती है, पॉलिप हो सकता है, इवन काफ़ी पेशेंट हम देखते हैं एंडोमेट्रियोसिस वगैरह के, इवन ट्यूबरकुलोसिस फेलोपियन ट्यूब को भी अफेक्ट कर सकता है। और यूट्रस की जो लाइनिंग है यहाँ पे भी ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन प्रेगनेंसी कंसीव करने में या तो इम्प्लांटेशन में तकलीफ दे सकता है। काफ़ी पेशेंट को मल्टीपल इम्प्लांटेशन फेलियर हम कहते हैं, तो वहाँ पे भी कहीं ना कहीं इन्फेक्शन का रोल रहता है। आगे बढ़ते हैं कि और क्या फैक्टर्स होते हैं। जैसे अभी यह बच्चादानी का जो मुख है, सर्विक्स जिसे हम कहते हैं, तो सर्वाइकल फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं कि यहाँ पे कोई इन्फेक्शन है या तो यहाँ पे कोई अल्सर वगैरह है, पॉलिप वगैरह है, कोई फॉरेन बॉडी है, तो इसकी वजह से भी प्रेगनेंसी कंसीव करने में तकलीफ आ सकती है। और मोस्ट कॉमन जो हम देखते हैं कि सर्वाइकल इरोजन, या तो बच्चेदानी के मुख पे अगर कोई अल्सर वगैरह है तो सेकेंडरी इनफर्टिलिटी के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी मतलब कि यदि किसी महिला को एक बार बच्चा रुक गया है और दूसरी बार कंसीव करना है तो उसमें अगर तकलीफ आती है तो उसे सेकेंडरी इनफर्टिलिटी कहा जाता है। दूसरे जो फैक्टर्स सर्विक्स यानी कि गर्भाशय के मुख के लिए है वह है यहाँ पे जो सर्वाइकल म्यूकस रहता है, अगर सर्वाइकल म्यूकस की जो क्वालिटी है वह अच्छी नहीं है, या तो एंटीस्पर्म प्रेजेंस ऑफ एंटीस्पर्म एंटीबॉडीज़, अगर वह एंटीबॉडीज़ है तभी भी जो स्पर्म्स है वह आगे नहीं जा सकते हैं और उसकी वजह से भी प्रेगनेंसी रुकने में तकलीफ़ आ सकती है। दूसरे जो है कि जैसे यहाँ पे बता दिए मैंने जितने फैक्टर्स हैं, बाकी के जो फैक्टर्स हैं मेल इनफर्टिलिटी, मेल फैक्टर्स भी रहते हैं यानी कि स्पर्म्स वगैरह के रिलेटेड, और अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी यानी कि हस्बैंड और वाइफ के सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल है उसके बावजूद भी अगर उनको कंसीव नहीं होता है तो उसे अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी कहा जाता है। और 10-15% केसेस में अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी पाई जाती है। सो थैंक यू फ्रेंड्स वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और मैं आपको मैसेज देना चाहती हूँ कि कभी भी आपको लगता है कि फीमेल को ऐसी कोई प्रॉब्लम है यानी कि उसके पीरियड्स रेगुलर नहीं है, उसको ड्यूरिंग द इंटरकोर्स अगर पेन हो रहा है, उसके पीरियड्स के दौरान भी बहुत पेन हो रहा है, साइकिल्स इरेगुलर है, ऐसी कोई समस्या है तो वेरी हाई चांसेस है कि फीमेल फैक्टर इनफर्टिलिटी हो सकता है। तो आप अपने नज़दीकी गायनेकोलॉजिस्ट या तो इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट का संपर्क कर सकते हैं और आपके केस में क्या प्रॉब्लम है उसका डायग्नोसिस
करने के बाद अगर आप उसकी ट्रीटमेंट करते हो तो आपको सक्सेसफुल प्रेगनेंसी आउटकम मिल सकता है। थैंक यू फ्रेंड्स वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।